Hello viewers, in this video we are going to talk about Marxism view of literature. So let's begin. We all are very much aware that Karl Marx was a German philosopher, economist, politician, historian, sociologist and journalist. हम सभी कार्ल मार्क्स के बारे में जानते ही हैं और उन्हीं के व्यूज़ को मार्क्सिज्म या मार्क्सिस्ट व्यूज़ भी कहा जाता है। वो एक जर्मन फिलोसोफर भी थे, दार्शनिक यानी एक इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री, पॉलिटिशियन, एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी माने जाते हैं, हिस्टोरियन, इतिहासकार, समाजवादी, सोशोलॉजिस्ट और एक जर्नलिस्ट यानी पत्रकार भी माने जाते हैं। ही वॉज बोर्न एंड डाइड इन 1818 एंड 1883 रिस्पेक्टिवली। उनका जन्म 1818 में और मृत्यु 1883 में हुई थी। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उनकी एक बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। विच वॉज को ऑथर्ड बाय फ्रेडरिक एंजल्स, जो उनके फ्रेंड फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा भी को ऑथर्ड किया गया था, मतलब साथ में मिलकर लिखा गया था। एंड जो दूसरी उनकी वर्क है दास कैपिटल, वो भी काफ़ी फेमस है, आपने अक्सर सुना होगा इसके बारे में। हिज थियरीज एंड आइडियाज़ आर कलेक्टिवली नोन एज मार्क्सिज्म, और उनके जो थियरीज और आइडियाज़ हैं उनको एक साथ देखा जाए तो उन्हें ही हम मार्क्सिज्म यानी मार्क्सवाद के तौर पर देखते हैं। ऑन आर्ट एंड लिटरेचर इज ऑल्सो अ कंबाइंड वर्क ऑफ बोथ द फ्रेंड्स, और ये दोनों मित्र फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स का एक कंबाइंड वर्क रहा यहाँ पर, जिसकी हम बात करने वाले हैं ऑन आर्ट्स एंड लिटरेचर। दे हैव टॉक्ड अबाउट द रोल ऑफ क्लास एंड सोसाइटी। उन्होंने जो क्लास यानी समाज के में जो वर्ग है उसके साथ साथ समाज की भूमिका क्या होती है उसकी बात की है। एट द सेम टाइम दे हैव ऑल्सो डिस्कस्ड द इफेक्ट ऑफ क्लास एंड सोसाइटी ऑन द लिटरेचर, और इसका क्या इम्पैक्ट होता है साहित्य पर, इसकी बात की है। ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यानी किसी भी टाइम पीरियड की बात करें तो उसमें लिटरेचर पर क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी का और क्लास का, वो उन्होंने बताया है। मार्क्सिस्ट लिटरेरी थियोरी डील्स विद द टेक्स्ट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और ये किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड स्वाभाविक है जिस टाइम पे कार्ल मार्क्स हुए उसको डिटेलली कवर करता है। इट हैज़ अ डीप रिलेशन विद द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट टाइम, और इसका एक काफ़ी गहरा संबंध है उस टाइम की जो आर्थिक स्थिति बनी रही होगी उसके लेकर। बोथ मार्क्स एंड एंजल्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क्स ऑफ ग्रेट ऑथर्स लाइक, और ये दोनों ही जो मित्र थे ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे थे जो ग्रेट ऑथर्स हुए, जिसे हम बात करें एस्किलस की, दांते की, शेक्सपियर की एंड गॉथे। दिस इज़ द रीज़न दैट देयर वर्क्स हैव बीन इम्पैक्टेड बाय देम, और यही कारण है कि उनके वर्क में भी इन ऑथर्स का इम्पैक्ट प्रभाव दिखता है। अकॉर्डिंग टू देम आर्ट एंड लिटरेचर वर नेवर इंडिपेंडेंट। इनका मानना था कि आर्ट और लिटरेचर कभी इंडिपेंडेंट था ही नहीं, कभी स्वतंत्र था ही नहीं। इफ़ वन वांट्स टू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम दे नीड टू स्टडी सोसाइटी, क्लास, इकोनॉमिक्स एंड प्रोडक्शन एट्सेट्रा। यानी यदि कोई भी आर्ट और लिटरेचर को पढ़ना और डीपली समझना चाहता है गहराई से, तो उन्हें पहले समाज में जो बांटे हुए क्लास हैं उसके बारे में, वहाँ के उस इकोनॉमिक्स यानी उनकी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन उस टाइम पे रही उसके बारे में, एंड प्रोडक्शन, और उस टाइम की जो इंडस्ट्रियल चीज़ें जो रहीं, स्वाभाविक इकोनॉमिक्स से हमारा प्रोडक्शन भी जुड़ा हुआ है, तो इन सब के बारे में भी हमें जानना होगा, तभी जाकर हम उस टाइम के आर्ट और लिटरेचर को भी समझ पाएंगे। दे कंसिडर्ड लिटरेचर अ फॉर्म ऑफ सोशल कॉन्शसनेस, और उनका मानना था कि लिटरेचर एक सोशल कॉन्शसनेस का फॉर्म होता है, यानी जो भी टाइम में लिटरेचर को लिखा जाता है उसका जो सोलली पर्पस जो होता है वो ये होता है कि समाज में एक जागरूकता लाना, किसी भी पर्टिकुलर इश्यूज़ को लेकर ही लिखा जाता है किसी भी लिटरेचर के वर्क को। मार्क्स हैड अ मटेरियलिस्टिक व्यू, और मार्क्स की माने तो उनकी एक मटेरियलिस्टिक सोच रही थी, व्यू रही थी, यानी ये कह सकते हैं वो काफ़ी भौतिकवादी विचारधारा के थे, यानी मटेरियल्स यानी प्रॉपर्टी, वेल्थ, इन सब के बारे में ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाते थे। ही बिलीव्ड दैट आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ आर रिजल्ट्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, कि आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ तभी डेवलप होंगी जब समाज हमारा डेवलप होगा, जब समाज डेवलप होगा तभी हमारा आर्ट जो है डेवलप होगा, लिटरेचर डेवलप होगा, अन्यथा पॉसिबल नहीं है कि हम अपने आर्ट और लिटरेचर को डेवलप कर सकें बिना सोशल डेवलपमेंट के। यानी ये दोनों जो है इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा
मार्क्स का मानना था। इफ़ वी डिस्क्राइब इट इन अ वेरी सिंपल वे, यदि हम इसको काफ़ी आम भाषा में, साधारण भाषा में कहें, दैट द राइटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर इरा रोट वॉट एवर दे सॉ, मतलब इनका मानना था कि किसी भी टाइम के ऑथर्स ने वही लिखा जो उन्होंने देखा। स्वाभाविक है, हम लोग हिंदी में एक कोट करते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण है, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, वॉट एवर हैपन्स इन सोसाइटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन लिटरेचर, इट इज़ वेरी ऑब्वियस, और इसमें कुछ बड़ी बात है भी नहीं। दिस इज परहैप्स वन ऑफ द रीजन्स दैट ग्रेट एपिक्स वर नेवर रिपीटेड, यही कारण है कि जो बड़े बड़े एपिक्स हुए उन्हें कभी रिपीट नहीं किया। ग्रेट एपिक्स में कौन, जैसे पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, एपिक्स की बात करें तो नोबडी रोट द ग्रेट वर्क्स एज शेक्सपियर एंड सम अदर एंशियंट ऑथर्स डिड, मतलब किसी ने भी ऐसे वर्क को रिपीट करने की क्षमता नहीं डेवलप कर पाया अपने अंदर, कोई भी ऐसा दोबारा कोई ऐसा वर्क नहीं लिख पाया जो कि ग्रेट ऑथर्स ने लिखा। जैसे हम जॉन मिल्टन की बात कर ले, या फिर हम शेक्सपियर की बात कर ले, या जो भी ग्रीक ऑथर्स हुए ग्रेट में, जैसे इस्किलस की बात की हमने, इनके जैसा वर्क दोबारा फिर कोई क्यों नहीं लिख पाया, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम से बिलोंग करते थे। और अब यदि हम चाहें कि अभी के टाइम में उस तरह के वर्क को लिखें तो वो पॉसिबल कभी ही नहीं होगा। इट्स ग्रेटेस्ट फैक्टर इज दैट सोसाइटीज वर टोटली डिफरेंट, कि समाज भी बिल्कुल अलग था। अभी की समाज की स्थिति अलग है, इकोनॉमिकल सिचुएशन अलग है। इट इज़ अ फैक्ट दैट द पास्ट कैन नेवर बी रिपीटेड, और यह भी तो सच है ना कि पास्ट को हम रिपीट तो नहीं कर सकते। इन आर्ट एंड लिटरेचर, आर्ट और लिटरेचर, जो इन आर्ट एंड लिटरेचर बुक की बात करें तो ऑथर्स रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजीज ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास एंड सोसाइटी, ये किसी पर्टिकुलर क्लास और सोसाइटी की आइडियोलॉजीज को बताते हैं कि सोच क्या रही थी उस टाइम की, जो सोसाइटी थी उसकी सोच क्या थी। इट इंडीड डेवलप्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो है समय के साथ साथ समाज, सोसाइटी भी डेवलप होती है और उसके आइडियोलॉजीज भी डेवलप होते हैं। बिकॉज इट आल्सो बिकम्स मोर इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये वक्त के साथ क्या होता है, ये ज़्यादा स्वतंत्र भी होता है। मार्क ऑल्सो एड्स दैट, मार्क्स यह भी जोड़ते उसमें कहते हैं, द फॉर्म ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर चेंजेज विथ टाइम, कि वक्त के साथ इसके फॉर्म्स जरूर बदलते हैं, रूप जरूर बदलते हैं, बट इट्स वैल्यू नेवर डिक्रीजेज इन फ्यूचर, लेकिन इसका वैल्यू कभी नहीं घटता। स्वाभाविक है, शेक्सपियर के वर्क को जितना उस टाइम पे रिस्पेक्ट मिला उससे ज़्यादा आज उसको रिस्पेक्ट मिल रहा, उसकी अहमियत नहीं कम हो गई है। ऐसा नहीं कि उस टाइम के समाज को जब वो डिपिक्ट कर रहा है तो हम आज उसको महत्व नहीं देते हैं, देते हैं, क्योंकि वो एक तरह से आइडियल जो है वर्क्स की तरह है। सम राइटर्स वर इवन प्रेशर टू राइट अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास, हालांकि कुछ राइटर्स तो ऐसे भी हुए जिनके ऊपर प्रेशर था, जो दबाव था, जिनको प्रेस किया गया कि आप जो है इसी पर्टिकुलर क्लास के बारे में लिखें। दे रोट अबाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द रूलिंग क्लास, और उन्होंने रूलिंग क्लास के लाइक्स डिसलाइक्स को भी लिखा, इंस्टेड ऑफ द स्ट्रगल दैट वाज द रियल चैलेंज। उन्होंने कभी संघर्ष के बारे में नहीं लिखा जो कि कॉमन पीपल के लिए था। दे वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्ट यूरोपियन रोमांटिसिज्म, और वेस्ट यूरोपियन रोमांटिसिज्म से भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित थे। इट वाज सो, और ऐसा इसीलिए था बिकॉज द रोमांटिसिज्म रिवॉल्यूशन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म। अब देखिए, आप सभी जानिए कि जानते होंगे पूंजीवाद के विरोध में थे, पूंजीवाद के विरोध में थे कौन, कार्ल मार्क्स। ये तो सोशलिज्म के समर्थक थे, ये तो चाहते थे कि सब जगह सोशलिज्म हो, ये वर्कर्स को सपोर्ट करते थे, है ना। तो रोमांटिसिज्म का भी कुछ ऐसा ही था, वो ऐसा नहीं कि पूंजीवादी का समर्थन करता था, इस वजह से रोमांटिसिज्म का इन्फ्लुएंस जो है इनके ऊपर देखने को मिलता है। दिस कॉन्सेप्ट कैन बी क्लियरली सीन इन द वर्क्स ऑफ पी.बी. शेली एंड लॉर्ड बैरन, और ये सोच आपको पी.बी. शेली और लॉर्ड बैरन के वर्क्स में भी दिख जाएगा। कार्ल मार्क्स बिलीव्ड दैट द वर्किंग क्लास शुड कम टुगेदर, इनका मानना था कि वर्किंग क्लास को एक साथ आना चाहिए। दे मस्ट फाइट अगेंस्ट द अपर क्लास, और उन्हें अपर क्लास के अगेंस्ट लड़ना चाहिए। इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ हिज चॉइस ऑफ सोशलिज्म, और इसका कारण आप सभी जानते हैं, जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि सोशलिज्म के सपोर्ट में थे, इस वजह से ये चाहते थे कि सब मिलकर कैपिटलिज्म के अगेंस्ट लड़ें, रूलिंग क्लास अपर क्लास के अगेंस्ट आवाज़ उठाएं, खास करके जो वर्कर्स थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट जो किया जाता था, सबसे ज़्यादा जो शोषण किया जाता था, वो जो वीकर क्लास थी, जो लोअर क्लास थी, जो वर्किंग क्लास थे, उसी का किया जाता था। इट मीन्स दैट ही वांटेड ऑल द थिंग्स डिवाइडेड इक्वली अमंग द ऑल क्लासेस, और सोशलिज्म में यही सोच होती है कि जो भी पैसे हैं, जो भी
कैपिटल है, जो भी पूंजी है, वो सब के बीच बराबर बांट दी जाए। ही मेनली टॉक्ड अबाउट 2 क्लासेस, उन्होंने 2 क्लास के बारे में बात करी, द बुर्गोइजी और द प्रोलेटारिएट। अब इनके बारे में थोड़ा सा बात कर ले तो द फर्स्ट वन रेफर्स टू द अपर और द रिच क्लास। पहला जो है वो अपर और रिच क्लास को दिखाता है, रूलिंग क्लास को दिखाता है। दे हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर कैपिटल एंड प्रोडक्शन, जिनका कि अपने कैपिटल, अपने पूंजी और अपने प्रोडक्शन के ऊपर पूरा कंट्रोल होता था, पूरा नियंत्रण होता था। द सेकेंड वन टॉक्स अबाउट द वर्किंग क्लास, और दूसरा जो है वो वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करता है। दे वर ऑफन एक्सप्लॉयटेड बाय द रिच, पावरफुल एंड रूलिंग क्लास, और इनको हमेशा से एक्सप्लॉयट किया जाता था, जो अपर और पावरफुल क्लास, जो रूलिंग क्लास होती थी। दिस इज़ वाई मार्क्स बिलीव्ड, और यही कारण था कि मार्क्स का ये मानना था दैट दे मस्ट बी ओवरथ्रोन बाय द यूनाइटेड वर्किंग क्लास, कि उन्हें उखाड़ फेंक दिया जाना चाहिए, वर्किंग क्लास के द्वारा उनका विद्रोह किया जाना चाहिए। ही बिलीव्ड दैट सोशल इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लास, उनका ये मानना था कि जो सोशल इकोनॉमी है, जो समाज की व्यवस्था है, वो स्ट्रक्चर ऑफ क्लास यानी क्लास की जो संरचना है, जो बनावट है, उस पर डिपेंड करती है। ओवरऑल ही प्रेज्ड द लिटरेचर एंड सपोर्टेड हिज व्यू। सो अभी उन्होंने लिटरेचर को प्रेज करा और अपने व्यू को सपोर्ट करा, एंड क्रिटिसाइज्ड व्हिच डिडंट, और अपने व्यू को ही सपोर्ट करा और उसको उन्होंने सपोर्ट नहीं करा जो कि इसके खिलाफ थे, जो सोशलिज्म के खिलाफ थे। इट वॉज ही हु गेव द स्लोगन, अपने सभी सुना होगा कि जो है वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, दुनिया के मजदूरों एक हो, ये स्लोगन जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया था, और ये काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स के सपोर्ट में थे और ये एक सोशलिज्म स्ट्रक्चर चाहते थे सोसाइटी में।